दोस्तों, संजीवनी संस्कृत वाणी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 326 से पहले का क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करा चुके हैं। अब इस वीडियो में 326 से 350 तक का प्रश्न कराएंगे। दोस्तों, हम शुरू करते हैं 326वां क्वेश्चन, जो मेघदूतम से शुरू है। रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णतः गौरवाय। ये श्लोकांश उद्धृत है। ऑप्शन नंबर ए है मेघदूत से, ऑप्शन नंबर बी है नीति शतकम से, ऑप्शन नंबर सी है किरातार्जुनीयम से, ऑप्शन नंबर डी है उत्तरम चरितम से। जो यूपीटीसीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। क्या रिक्त सर्वभवति, जो खाली होते हैं, जो रिक्त होते हैं, वो सर्वथा लघु होते हैं, छोटे होते हैं या हल्के होते हैं, तथा पूर्णता गौरव, जो पूर्ण होते, जो भरे पड़े हैं, जो भरे पड़े होते हैं, वो भारीपन लिए होते हैं, अर्थात वो गौरव को प्राप्त करते हैं। यह श्लोकांश उद्धृत है मेघदूतम से। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। व्याख्या देख लेते हैं क्या है। रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णतः गौरवाय नामक श्लोक कालिदास की कृति मेघदूतम से ली गई है, जिसका अर्थ है रिक्त शब्द हल्के होते हैं और भरा पूरा होना गौरव की बात है। क्वेश्चन 327 है मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है। तो मेघदूत में इधर नगरी देख लेते हैं कौन कौन दिया है। अयोध्या तो है ही नहीं, अलकापुरी है, कांची है, मथुरा है। तो इस ऑप्शन में बस अलका है, न अयोध्या है, न कांची है और न मथुरा है। तो इसमें अलकापुरी का वर्णन किया गया है। ये भी यूपीटीसीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या क्या है। मेघदूत में अलकापुरी का वर्णन किया गया है। अलकापुरी के स्वामी कुबेर ने कार्य प्रमत्तता के कारण यक्ष को शाप दे दिया। अलकापुरी नामक यक्षों की नगरी, जो कि हिमालय में स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 300 क्या है। अलका नामक यक्षों की नगरी जो हिमालय में स्थित, अर्थात जो है भारत के मैप में देखिएगा, सबसे ऊपर वाला भाग जो है उत्तर वाला भाग, और सबसे ऊपर वाला भाग, क्योंकि ऊपर वाले भाग को ही उत्तर कहते हैं और सबसे नीचे वाले भाग को दक्षिण कहते थे। सबसे ऊपर हिमालय में ही जो अलकापुरी रहती है। और ये जो है नासिक के पास जो है यक्ष जो है रामगिरी पर्वत पर रहता है, जो हमारे अनुमान से मध्य प्रदेश में पड़ता है या मध्य प्रदेश के करीब होगा। क्वेश्चन नंबर 328 है शापांतो में भुजग शयना उत्थिते सांग पाणौ। यहाँ सारंग पाणौ का तात्पर्य क्या है। सारंग पाणौ अर्थात शंख जिसके हाथ में। शापांते अर्थात सांप का अंत हो जाएगा। कब सांप का अंत होगा। भुजग शयना उत्थिते सारंग पाणौ। सारंग अर्थात विष्णु भगवान जब है शापांतो भुजग शयना उत्थिते, अर्थात जब वह उठेंगे। हाँ, सांप शयन से, भुजंग माने सांप शयन से, अर्थात जो नाग देवता जो है जिस पे वो शयन करते हैं विष्णु भगवान, उस शयन से, उस सैया से, अर्थात सांप की सैया से उठेंगे तो मैं शापांतो, तो मेरे शाप का अंत हो जाएगा।
यहाँ सारंग पाणव का तात्पर्य है ऑप्शन नंबर ए भगवान सूर्य से, ऑप्शन नंबर बी भगवान शंकर से, ऑप्शन नंबर सी भगवान विष्णु से, ऑप्शन नंबर डी भगवान कृष्ण से। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा भगवान विष्णु से। व्याख्या देख लेते हैं, व्याख्या में क्या दिया गया है। सापांतो में भुजग शयना दूथिते सारंग पाणौ। यहाँ जो है सारंग पाणव का तात्पर्य विष्णु से। यह प्रसंग उत्तर मेघ, ध्यान दीजिएगा, ये प्रसंग उत्तर मेघ सम्यग्दूतम के 50वें श्लोक से लिया गया है। सारंग विष्णु के धनुष का, सारंग जो है विष्णु के धनुष का नाम है। ये विष्णु के धनुष का क्या नाम था, तो सारंग जो है विष्णु के धनुष का नाम था, जिसे वे अपने हाथ में धारण किया करते थे। सारंग विष्णु के धनुष का नाम था। अब क्वेश्चन नंबर 329 है। मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेण शब्द जो आया है, यहाँ पर न का ण किस सूत्र से हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है रसाभिनूढ़ समानपदे, रसाभिनूढ़ समानपदे तथा पूर्व पदार्थ संज्ञा मग, पूर्व पदार्थ संज्ञाया मग। और जो ऑप्शन सी अटकुप्वा अनुम्यवाये अपि, अटकुप्वा अनुम्यवाये अपि। और डी है जो कुमति च सूत्र से। तो इस सभी सूत्रों में से जो है इन न कारण जब हुआ है मेघदूतम के प्रथम श्लोक में, जो वर्ष भोगे भर्तु है जो स्वामी के द्वारा एक वर्ष भोगे जाने वाला जो है श्राप, तो वर्ष भोगेण में जो है कुमति च सूत्र से न का ण हुआ है। ऑप्शन, इसमें व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, कुमति च सूत्र से। बहुत इंपॉर्टेंट जो यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न, थोड़ा डिफिकल्ट टाइप, तो इसलिए इसके आने की संभावना ज़्यादा है। व्याख्या देख लेते हैं। मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेण शब्द आया है, यहाँ पर न का ण कुमति च सूत्र से हुआ है। वर्ष भोग की उत्पत्ति है वर्षम भोग्य, यहाँ वर्षम में काला अध्वनो अंत्यंत संयोगे से द्वितीय विभक्ति है तथा अत्यंत संयोगी च से द्वितीयांत पद वर्षम का भोगेण के साथ समान हुआ। फिर सेवा और पढ़ देते हैं जो आप सभी को क्लियर हो जाएगा। व्याख्या अच्छी दी गई है। मेघदूत के प्रथम श्लोक में वर्ष भोगेण शब्द आया है, ठीक। यहाँ पर न का ण जो है कुमति च सूत्र से हुआ है तथा वर्ष भोग्य की व्युत्पत्ति है। वर्ष के भोग, वर्ष की भोगने की व्युत्पत्ति दी गई है। तो वर्षम भोग्य, यहाँ वर्षम में काला अध्वनो अत्यंत संयोगी, काल अध्वनो अत्यंत संयोगी अथवा वर्ष दिया है ना, काल मात्र दी गई है ना, से द्वितीय विभक्ति है तथा अत्यंत संयोगी च से जो है, ये संयोग भी दिया है ना, क्या है, तथा अत्यंत संयोगी च से द्वितीयांत पद वर्षम का भोगेण के साथ समास हुआ है, ठीक ना। वर्ष का भोगेण के साथ समास हुआ था। कुमति च सूत्र से जो है न का ण, या ध्यान दीजिएगा, ण का न नहीं, न का ण हुआ। वर्ष भोगेण नहीं, वर्ष भोगेण है, देख लीजिए ध्यान से, वर्ष भोगेण, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, 330। जिमुतेन स्वकुशलमयीं हारयिष्यन् प्रवृत्तिं।
प्रस्तुत वाक्यांश में जिमुतेन का अभिप्राय है ना क्या है, तो इसमें जो है जिमुतेन का अभिप्राय जो है मेघ से दिया गया है। जिमुतेन जो है मेघ को अर्थात बादल को कहा गया है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये भी क्या है टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, ये मतलब इसके भी आने की संभावना ज़्यादा है कि जिमुत का क्या अर्थ है। अब क्या है ऑप्शन में ए देखते हैं, पवन से, तरंग से। प्रश्न है जिमुतेन का अभिप्राय है क्या है, पवन से। ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है तरंग से। ऑप्शन नंबर सी है शकुंतला से। ऑप्शन नंबर डी है क्या बादल से। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा कि जिमुतेन का अभिप्राय बादल से है। व्याख्या देख लेते हैं। जिमुतेन का अर्थ बादल है। मेघदूतम के चौथे श्लोक में जिमुतेन शब्द आया है। 331 क्या स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है, क्या कुसुम सदृश होता है ना, आशाबंध कुसुम सदृश। तो स्त्रियों का आशाबंध जो है कैसा होता है, कुसुम सदृश अर्थात फूल के समान सुकोमल होता है। यूपी टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न कुसुम सदृश। व्याख्या ऑप्शन और सब देख लेते हैं क्या क्या दिया गया, क्या क्या पूछा जाता है। ए नवनीत सदृश अर्थात मक्खन सदृश, और बी है पाषाण सदृश पत्थर सदृश, सी है कुसुम सदृश फूल सदृश, और जो छठा डी है वज्र सदृश, वज्र के समान कठोर है। तो व्याख्या देखिए, स्त्रियों का आशाबंध जो कुसुम के सदृश होता है, इसका वर्णन कालिदास विरचित मेघदूतम में किया गया है। ठीक, तो इसमें जो है कुसुम सदृश रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 332 देखते हैं। अलकापुर्याः वर्णनम कुत्र प्राप्यते। ऑप्शन नंबर ए है अलकापुरी का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है। अलकापुर्याः वर्णनम कुत्र प्राप्यते। अलकापुरी का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए कादम्बर्या। ऑप्शन नंबर बी है रघुवंशे। ऑप्शन नंबर सी है मेघदूते। ऑप्शन नंबर डी है शाकुंतले। इसमें ऑप्शन नंबर सी रहेगा मेघदूत अर्थात अलकापुरी का वर्णन जो है मेघदूतम में। व्याख्या जो देखिए यूजीसी जून 2 परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, कालिदास विरचित मेघदूत में अलकापुरी का वर्णन मिलता है जो कि कैलाश पर्वत पर स्थित है तथा यक्षों की नगरी है। क्या है कालिदास विरचित मेघदूत में अलकापुरी का वर्णन मिलता है जो कि कैलाश पर्वत पर स्थित है। अलकापुरी जो हिमाचल प्रदेश हिमालय पर कैलाश पर्वत है वहाँ पे जो है अलकापुरी का वर्णन मिलता है तथा यक्षों की नगरी है अर्थात कुबेर की नगरी है। यक्षों के राजाओं के राजा यक्षों के राजा कुबेर की नगरी है। कादम्बरी में विदिशा का वर्णन मिलता है जो कि शूद्र की राजधानी थी। ध्यान दीजिएगा, विदिशा नगरी की जो है वर्णन जो है शूद्र में मिलता है। सुकनासुर प्रदेश में शूद्र की राजधानी थी। शाकुंतलम में हस्तिनापुर का वर्णन है जो महाराज दुष्यंत की राजधानी थी। शाकुंतलम में जो है हस्तिनापुर का वर्णन है जो महाराज दुष्यंत की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 333 क्या है, यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था। तो यक्ष का प्रवास जो है रामगिरी पर्वत है ना, रामगिरी पर्वतेशु। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं क्या क्या पूछ सकता है। देवगिरी। ऑप्शन नंबर बी है नीलगिरी। ऑप्शन नंबर सी है रामगिरी। ऑप्शन नंबर डी है जो उदयगिरी। यूपी टीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न। व्याख्या देखते हैं, यक्ष का प्रवास जो है रामगिरी पर्वत पर था।
यक्ष कुबेर के द्वारा शापित होकर 1 वर्ष की अवधि में से 8 मास जो है रामगिरी पर्वत पर बिता चुका है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कितने मास तक वो बिता चुका है, अपना टाइम कितना बचा हुआ है। तो ये बिता चुका तो सब कुछ नहीं, कितना बाकी ये पता रहता, लेकिन कितना बिता चुका है ये नहीं जल्दी जाता है। इसलिए क्या 8 मास बीत चुके हैं। मेघदूतम में यक्ष के साप के बारे में यह पंक्ति निर्दिष्ट क्या है? सापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः। अर्थात जो है साप के कारण अस्त महिमा वाला तथा वर्ष भर के भोगे जाने अपने स्वामी के साप से जो है अपने स्वामी के द्वारा जो 1 वर्ष तक भोगे जाने वाला कैसा श्राप है? अपने स्वामी द्वारा भर्तु भोगे वर्ष, अपने स्वामी के द्वारा जो 1 वर्ष तक भोगे जाने वाला श्राप जो है, साप से कमित अर्थात चली गई है महिमा जिसकी। क्वेश्चन नंबर 334, यक्ष की पत्नी कहाँ रहती है? यक्ष की पत्नी जो है अलकापुरी में रहती है। ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए है अमरावती, ऑप्शन नंबर बी है विदिशा, ऑप्शन नंबर सी है उज्जैनी, ऑप्शन नंबर डी है अलकापुरी। जो यूपीटीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। क्या व्याख्या दिया गया है? यक्ष की पत्नी अलकापुरी में रहती थी जो यक्षों के स्वामी कुबेर की राजधानी थी। ठीक ना, यक्ष की पत्नी अलकापुरी में रहती थी जो यक्षों की राजधानी भी थी। यक्षों की राजधानी अलकापुरी है। ऐसी मान्यता है कि अलका जो कैलाश पर्वत पर स्थित, मैंने कहा था जो अलका जो कैलाश पर्वत पर स्थित है। अलका नामक नगरी जो स्वर्ग का भी अतिक्रमण करते हैं। अलका नामक जो नगरी जो इतनी पवित्र नगरी थी कि वहाँ से स्वर्ग से आना जाना हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 335 है, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? ऑप्शन नंबर जो है ए है चैत मास, ऑप्शन नंबर बी है श्रावण, ऑप्शन नंबर सी है माघ, ऑप्शन नंबर डी है आषाढ़। तो क्या यूपीटीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। तो आप सभी को ये तो पता है, इजी क्वेश्चन है। आषाढ़स्य प्रथम दिवसे मेघमाश्लिष्ट सानु वप्रक्रीडा परिणत गज प्रेक्षणीयं ददर्श। इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा आषाढ़ से। व्याख्या देखते हैं, यक्ष ने मेघ को आषाढ़ महीने के प्रथम दिन में देखा था। आषाढ़ महीने अर्थात जो आषाढ़ चल रहा था उसके महीने के प्रथम पहले दिन ही उसने मेघ को देख लिया था, जिसका वर्णन मेघदूतम के पूर्व भाग में किया गया है, जो इस प्रकार है। क्या आषाढ़ से प्रथम दिवस से मेघ मासलिष्ट सानु, अर्थात जो है वो तो देखा, लेकिन किससे सटे हुए देखा? सानु में चोटी से, किसके? मेघ आश्लिष्ट सानु कि पहाड़ के चोटी से सटे हुए मेघ को देखा। किसने? आषाढ़ के प्रथम दिन ने। वो क्या मेघ कर रहा था? वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम तदर्श, अर्थात जो है वो पहाड़ से उसकी चोटी से वप्र क्रीड़ा कर रहा था, अपने दांतों से जो उत्खनन कर रहा था, पहाड़ को कूद रहा था, गिरा रहा था, जो प्रेक्षणीयम ददर्श जो अत्यंत देखने की चीज़ थी, ऐसा देखा गया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 336 का विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? तो विदिशा
नगरी में वेत्रवती, वी से विदिशा, व से वेत्रवती। विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी थी। ऑप्शन नंबर ए क्या है? नर्मदा। ऑप्शन नंबर बी है गोदावरी। ऑप्शन नंबर सी है सिंधु। ऑप्शन नंबर डी है वेत्रवती। तो यूपीटीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है जिसमें वेत्रवती रहेगा। ऑप्शन नंबर डी सही। जो जिसकी व्याख्या देख लेते हैं, जो यूपीटीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विदिशा नगरी में वेत्रवती नदी थी। विदिशा दसाड़ देश की राजधानी का नाम है। अर्थात जो है विदिशा दसाड़ देश की राजधानी है। ठीक, विदिशा दसाड़ देश की राजधानी है तथा विदिशा नगरी में ही वेत्रवती नदी बहती है। विदिशा नदी कहाँ बहती है? वेत्रवती नदी में। विदिशा दसाड़ देश की राजधानी है और विदिशा में ही जो है वेत्रवती नदी बहती है। कालिदास ने मेघदूतम के पूर्व भाग के 25वें श्लोक में यह कहा है कि हे मेघ, जब तुम विदिशा पहुँचोगे तो वहाँ वेत्रवती नदी के मधुर जल का पान करोगे। वह जल मानो नायिका का मुख होगा। क्वेश्चन नंबर 337 है क्या? मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? मेघदूतम में जो है मेघ को किस जल से ग्रहण करने की सलाह दी गई है? मेघदूतम जो मेघ को जो है सबसे सर्वप्रथम जो है क्या है, उसके तलहटी में बहने वाली नदी जो है नर्मदा है। तो सबसे पहले जब वो खाली हो, बारिश करके खाली हो चुका था, सबसे पहले जो वो मेघ जब देखा था, जो यक्ष जो है मेघ को देखा था, तो वो क्या है, उससे पहले बारिश करके वो खाली हो चुका था। तो इसलिए जब उसको देखा तो वो खाली था, वो जल ग्रहण नहीं किया हुआ था। तो वो बोला कि तुम अब यहाँ नर्मदा से अपना जल ग्रहण कर लो। सबसे प्रथम वो क्या नर्मदा नदी से मिली थी उसको। विंध्याचल के तलहटी में बहने वाली नदी है। फिर से समझा देते हैं। मेघदूतम में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई? मेघदूतम में मेघ को जो है नर्मदा नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई। ऊपर क्या दिया गया है, जब तुम विदिशा पहुँचोगे तो वहाँ वेत्रवती नदी के मधुर जल का पान करो। मतलब जब प्यास लगेगी तो पानी पियोगे। इधर का है नर्मदा से जल ग्रहण करना है, लेकिन वेत्रवती नदी के मधुर जल का पान करना होगा। वहाँ जाके जो है वेत्रवती नदी का पानी को पीना होगा, यहाँ से जल ग्रहण करना होगा। ये जल ग्रहण जो है बारिश करने के लिए ग्रहण करने के लिए बोला है, लेकिन वहाँ जो है रास्ते में अगर इसको प्यास लगेगी तो वेत्रवती नदी के मधुर जल का पान करेगा। अब वैसा उसको करने से ऐसा लगेगा मानो वह नायिका के मुख का पान कर रहा है। अर्थात वेत्रवती नदी को नायिका का मुख भी बताया गया है। जो यूपीटीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर जो रहेगा बी इसमें, नर्मदा नदी। व्याख्या देखते हैं। मेघदूतम के पूर्व मेघ के 20वें श्लोक में यक्ष मेघ से कहता है कि हे मेघ, जब तुम वर्षा कर चुके हो तो नर्मदा अर्थात रेवा नदी से जल ग्रहण करके ही आगे बढ़ना। नर्मदा नदी जो मेघदूतम में जो मेघ के सबसे सामने पड़ने वाली पहली नदी है। नर्मदा नदी का उल्लेख जो मेघदूतम में रेवा नदी के नाम से है। यह नदी विंध्य पर्वत की तलहटी में हाथी के शरीर पर बने चित्र के समान है। यह नदी जो है विंध्य पर्वत में अर्थात विंध्याचल पर्वत की तलहटी में हाथी के समान जो है, हाथी के शरीर पर बने चित्र के समान फैले है। अर्थात जब हाथी को सजाते उस पर जो चादर बिछाई जाती है उसकी पीठ पे, उस पर बने हुए जो चित्रकारी है उसके समान जो है, उसके समान जो है रेवा नदी को बताया गया है। और यह नदी जो विंध्य पर्वत की तलहटी में फिर अर्थात विंध्याचल पर्वत को जो हाथी बताया गया है
और जो फैली हुई नदियाँ हैं वो हाथी के शरीर में बने चित्र के समान बताया गया है। विंध्याचल पर्वत का हाथी की विंध्याचल पर्वत से तुलना की गई है और तथा नदी को चित्र के समान बताया गया है, उसकी तुलना की गई है। क्वेश्चन नंबर 338 क्या है? मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है। मेघदूतम में जो है यक्ष के शापांत की अवधि 4 माह बताई गई है। साप के अंत की अवधि जो है अर्थात क्या है, शापांत में सांप का अंत हो जाएगा। कितनी अवधि बाकी रह गई है? 4 माह। यूपीटीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या जो अपनी कर्तव्य निष्ठा का पालन न कर सकने के कारण जो है कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष के लिए अपनी प्रिया से अलग करके रहने का श्राप दे दिया है। प्रिया की विरह में व्यतीत कामुक यक्ष ने जो है रामगिरी पर्वत पर 8 महीने व्यतीत कर दिया है। इस प्रकार मेघदूतम में शापांत की अवधि 4 माह कही गई है। क्वेश्चन नंबर 339 है, लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? लघुत्रयी के अंतर्गत जो है ये बस कालिदास के ही 3 नाटक आते हैं, 3 ग्रंथ आते हैं, रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम, न कि किरातार्जुनी। आप इससे भी ध्यान दीजिएगा जिसमें कालिदास की रचना सब दी गई रहेंगी उसी में से छांटना है कि रघुवंश, रघुकुमार मेघ, तो रघुवंशम, मेघदूतम, कुमार संभवम। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, जो यूपीपीएससी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। लघुत्रयी के अंतर्गत महाकवि कालिदास कृत जो है रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम नामक ग्रंथ आते हैं, जबकि भारवी कृत किरातार्जुनीय, महाकृत शिशुपाल वधम और श्रीहर्षकृत नैषधि चरितम जो महाकाव्य को बृहत्त्रयी के अंतर्गत स्वीकार किया गया है। इसमें ऑप्शन नंबर ए वाला जो है बृहत्त्रयी दिया गया है। किरात शिशु नैषध, क्या किरात शिशु नैषध। क्वेश्चन नंबर 340, मेघदूत की कथा वस्तु विभक्त है। मेघदूत की कथा वस्तु जो है खंडों नहीं दिया गया है, तो यहाँ उपखंड दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी है निश्वासों में, ऑप्शन नंबर सी अध्यायों में, ऑप्शन नंबर डी है सर्गों में, न सर्ग में, न निश्वास में, न अध्याय में। क्या है इसमें? ये यूपीटीसी परीक्षा 2009 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर आएगा उपखंडों में, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, 341 है। रिक्तः सर्व भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय, सूक्ति किस ग्रंथ से उद्गृत है? ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी रहेगा मेघदूत। रिक्त सर्वभूति लघु पूर्णता गौरवाय, अर्थात जो है रिक्त सर्वभूति जो खाली लोग होते हैं वो खाली होते, तुच्छ होते हैं, लघु होते हैं, छोटे होते हैं, लेकिन जो पूर्ण होते हैं वो गौरव भारीपन को लिए होते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा मेघदूतम। जो पीजीटी और टीजीटी परीक्षा किसमें पूछा गया है? जो यूपीटीटी परीक्षा 2010 और 2005 में पूछा गया है। व्याख्या देख लेते। रिक्त सर्वभूति लघु पूर्णता गौरवाय, यह सूक्त कालिदास विरचित मेघदूतम की। इसका तात्पर्य कि जो रिक्त अर्थात खाली होता है वो सर्वथा हल्का होता है, लेकिन पूर्णता गौरवाय को धारण किया होता है। क्वेश्चन नंबर 342, कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर जाकर रहने लगा था? तो कुबेर द्वारा यक्ष को शाप दिए जाने पर वह किस पर्वत पर रहने लगा था? ऑप्शन नंबर ए विंध्याचल, ऑप्शन नंबर बी अरावली, ऑप्शन नंबर सी आम्रकूट, ऑप्शन नंबर डी है क्या रामगिरी पर्वत है। तो क्या है ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा रामगिरी पर्वत। व्याख्या देखते हैं क्या दिया गया है। कुबेर द्वारा शापित यक्ष रामगिरी पर्वत पर जाकर रहने लगा था,
जब कथा कालिदास की अमर कृति मेघदूतम के पूर्व में वर्णित है, यक्ष कुबेर द्वारा कहे गए पूर्व या पूजा अर्चन हेतु पुष्प लाने के लिए अवहेलना के कारण यह दंड पाया था। क्वेश्चन नंबर क्या है 343। कुंद का पुष्प होता है, कुंद का पुष्प इसमें सफ़ेद होता है, लाल नहीं होता है, पीला नहीं होता है, बहुरंगी नहीं होता है। कुंद का पुष्प क्या सफ़ेद होता है। व्याख्या देखते हैं। कुंद का पुष्प तो सफ़ेद होता है क्योंकि कहा भी गया है कि यहाँ कुंदेन्दु तुषार हार धवला, अर्थात जो है कुंद का पुष्प जो है इंदु तुषार अर्थात चंद्रमा के बर्फ के समान धवलहार धवला। केतकी का पुष्प पीला होता है तथा अरविंद कमल का वर्ण रक्त या लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 344 है। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है खांसी परेशान करिए। विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है। ऑप्शन नंबर बी है नर्मदा नदी। जहाँ से जल ग्रहण करने के लिए मेघों का आग है। क्या देखते हैं। हिमालय की तलहटी में बहने वाली नदी नर्मदा है जिसका वर्ण मेघदूतम में प्राप्त होता है। 345वां क्वेश्चन मेघदूतम में यक्ष के शाप के अवसान का दिन था। इसमें ऑप्शन नंबर डी रहेगा देव प्रबोधनी एकादशी। व्याख्या देखते हैं। कालिदास विरचित मेघदूतम में कुबेर द्वारा दिए गए शाप के अवसान का दिन देव प्रबोधनी एकादशी थी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 346वां है। क्या मेघदूतों की यक्षिणी शाप दिवसों की गणना किससे करती थी। तो इसमें मेघदूत की यक्षिणी जो पुष्पों की गणना ऑप्शन नंबर ए पुष्पों से, ऑप्शन नंबर बी लेखनी से, ऑप्शन नंबर सी मणियों से, ऑप्शन नंबर डी है अन्नकणों से। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। वो पुष्पों से जो देहली पुष्प से किया करती थी। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। व्याख्या देखते हैं। कुबेर द्वारा स्थापित यक्ष की प्रिया यक्षिणी जो शाप दिवसों की गणना पुष्पों के द्वारा करती थी। 347वां क्वेश्चन है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्धूर संस्थे। इसमें जन शब्द किसका बोधक है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्धूर संस्थे अर्थात जो है जिसकी भी नायिका अर्थात प्रेमिका दूर है तो जने किम पुनर्धूर संस्था दूर स्थित जिसकी भी प्रेमिका दूर तो क्या उसका गले लगने का मन नहीं होता है। तो ये इसमें जन शब्द से किसका बोधन है। ये जो है यक्ष का कथन है। ऐसा यक्ष मेघ से कहता है। इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा यक्ष। व्याख्या देखते हैं। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्धूर संस्थे। इसमें जन शब्द यक्ष का बोधक है। व्याख्या नहीं दिया है। 348 है। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए पवनदूतम में, ऑप्शन नंबर बी है मेघदूतम में, ऑप्शन नंबर सी है किरातार्जुनीय में, ऑप्शन नंबर डी है क्या रघुवंशम में। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अलकापुरी का वर्णन जो है मेघदूतम में है। व्याख्या क्या है। कालिदास विरचित मेघदूतम काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त होता है जो यक्षों की निवास स्थली थी। क्वेश्चन नंबर 349 का है। मेघदूतम किस विधा का काव्य है। ऑप्शन नंबर ए क्या है महाकाव्य, ऑप्शन नंबर बी है खंड काव्य, ऑप्शन नंबर सी है नाटक, ऑप्शन नंबर डी है चंपू।
तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, खंड काव्य, जो यूपीटीसीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। कालिदास रचित मेघदूतम एक खंड काव्य है। इसे गीत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। इस खंड काव्य में अपनी प्रिया से बिछड़ने की स्थिति में विरह में व्याकुल यक्ष की मनोव्यथा का बड़ा ही मार्मिक चित्र किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 350 है। क्या यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? तो यक्ष का प्रवास जो है 1 वर्ष का था। ऑप्शन नंबर ए दिया गया 5 वर्ष, 3 वर्ष, 1 वर्ष और 3 माह। जो यूपीटीसीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? 1 वर्ष के लिए। व्याख्या क्या है? यक्ष का प्रवास 1 वर्ष के लिए था। कुबेर द्वारा शापित यक्ष जो रामगिरी पर्वत पर विनिश्चित अवधि के लिए निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ जो आपके एग्जाम्स में बहुत उपयोगी रहेगी। दोस्तों अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, टाइम निकालने में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।